डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। रिलीजियस टूरिज्म के अंदर आज हमारा टॉपिक है इलाहाबाद। इलाहाबाद जो कि आप सब जानते हैं, जिसे प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। तो इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, साथ ही कई बार इसको इलाहाबाद भी कहा जाता है, एक मेट्रोपोलिस सिटी है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। और ये इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट की जो है हेडक्वार्टर भी है। उत्तर प्रदेश के जो है इसके साउथ का हिस्सा में जो है लोकेटेड है इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है वो बसा हुआ है यमुना नदी और गंगा नदी का जो बेसिकली कॉन्फ्लुएंस है, जो है जहां पर वो एक तरह से तीनों नदियां जो हैं हमें यहाँ पर मिलती हैं। इलाहाबाद के अंदर त्रिवेणी संगम है यहाँ पर, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। और यहाँ की खास बात क्या है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। और त्रिवेणी संगम है कौन कौन सी नदियों का? गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती हालांकि वो इनविजिबल है, जो नजर नहीं आती है, माना जाता है कि वो धरती के नीचे से बह रही है। और जो है हिंदू जो परंपराएं हैं या गाथाएं हैं, उनके अकॉर्डिंगली ये अंडरग्राउंड जो कुएं हैं आपको वहां पर नजर आते हैं। तो ये वो जगह है, ये वो स्थान है इलाहाबाद, जो कि धार्मिक रूप से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, और साथ साथ जो है ऐतिहासिक रूप से भी। और यहाँ पर लगने वाला जो कुंभ मेला जो है, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, जो हर 12 साल के बाद लगता है। और पिछले कुछ सालों से, या हम कह सकते हैं या पिछले वर्षों से ही आप कह सकते हो कि ये एक ऐसी जगह है, हम कह सकते हैं हजारों वर्षों से, जहां पर कि बहुत सारे जो राष्ट्रीय नेता भी रहे हैं, उनके जो अवशेष हैं उनको भी यहाँ पर गंगा नदी के अंदर जो है बहाया गया है, जिनमें से महात्मा गांधी हैं, जिनकी मृत्यु 1948 में हुई थी। इसके अलावा इलाहाबाद जो है वो एक केंद्रीय जो है रोल प्ले करता है, एक तरह से जो हमारे हिंदुओं के जो साहित्य हैं या स्क्रिप्चर्स हैं उनके अंदर ये शहर जो है, इसका रेफरेंस जो है, इसके बारे में जो वर्णन किया गया है, ये वर्ल्ड के जो सबसे प्राचीन शहर हैं हिंदुओं के, जो हिंदुओं की जो माइथोलॉजी है, हिंदुओं की जो परंपराएं हैं, उनमें जो वर्णन किए गए हैं, उनमें इसके बारे में इस पवित्र जो सिटी है उसका वर्णन किया हुआ है प्रज्ञा के नाम से। तो प्राचीन जो वेद हैं उसमें वर्णन है इस शहर का। इलाहाबाद को जो है कौसंबी के नाम से भी जाना जाता है लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। और ये नाम जो है कुरु शासक जो थे हस्तिनापुर के, जो है उन्होंने इसका नाम रखा था, जिन्होंने जो है इसको अपनी राजधानी बनाया था। कौसंबी जो है एक काफी विशाल शहर था इंडिया का, और जो है लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। और उसके बाद में जब मौर्य एम्पायर आ गया, तो जो है इसको जो है काफी उथल पुथल, मतलब इसको काफी नष्ट किया गया। और इसके बाद जो है यहाँ पर गुप्ता एम्पायर जो आए, वो भी आए यहाँ पर। उसके बाद ये शहर जो है वो राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया इस रीजन, इस क्षेत्र का। और शुरुआत के 17वीं शताब्दी के अंदर इलाहाबाद जो है वो बेसिकली मुगल साम्राज्य के अंदर जो है उनकी कैपिटल बन गई थी, जिसको जहांगीर जब उस वक्त राजा थे उनके अंडर आता था। उसके बाद हम कहते हैं कि अकबरनामा जो है, जो मुगल एम्परर के द्वारा लिखी गई थी, उन जिन्होंने उसके अंदर भी इसका वर्णन किया है इलाहाबाद का। अब्द अल कादिर बदाऊनी और निजामुद्दीन अहमद ने जो है इसका जिक्र किया है कि अकबर ने जो है इंपीरियल सिटी की जो है बेसिकली फाउंडेशन रखी थी, और जिसको बाद में इलाहाबाद या इलाहाबाद का नाम दिया गया था। और माना जाता है कि उन्होंने जो है इसकी ऐसी लोकेशन जो है वो चुनी थी, जहां पर कि इस लोकेशन के हिसाब से उन्होंने यहाँ पर अपना किला बनाया था, इलाहाबाद फोर्ट जो है। और बाद में जो है इलाहाबाद के जो अवशेष जो हैं वो देखे जा सकते हैं, जिनको फिर अब बाद में इसको इलाहाबाद जो है कर दिया गया शाहजहां के द्वारा। उसके बाद 1580 के अंदर अकबर ने जो है सूबा ऑफ इलाहाबाद जो है वो क्रिएट किया, जिसकी कैपिटल इलाहाबाद बनाई गई। और 1600 के मध्य के अंदर जहांगीर जो है उन्होंने कोशिश की थी, जब कि आगरा से, जो आगरा का खजाना जो है उसको जो है मतलब बेसिकली अपने कब्जे में करने के लिए, तो वो फिर उसके बाद इलाहाबाद आए यहाँ पर। और उन्होंने जो सारा खजाना जो था वो लिया था,
और अपने आप को जो है बेसिकली एक इंडिपेंडेंट रूलर जो है वो साबित किया था। और हालांकि जो है उसके बाद अकबर जो थे, उन्होंने जो है सारी चीजों को वापस ले लिया था और वो वापस इलाहाबाद जो है चले गए थे, जहां पर कि वो रुके। और इससे उसके बाद वो 1604 के अंदर अपने शाही दरबार में चले गए। 1801 में ब्रिटिशर्स ने भी इस क्षेत्र को जो है अपने कब्जे में लिया था। इलाहाबाद जो है ना सिर्फ अपनी इम्पोर्टेंस एज ए पिलग्रिमेज सेंटर के रूप में हम कहते हैं, बल्कि एक तरह से जो है ये एक जो है रास्ता बना, जो एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर जो जितनी बढ़ोतरी हुई उसका भी इस क्षेत्र के अंदर जो हम कह सकते हैं, और साथ साथ यहाँ से जो बेसिकली जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई गई उसके लिए, तो ये रास्ता रहा। इसकी जो है बेसिकली इस क्षेत्र की क्षमता रही कि ये इस क्षेत्र से जो है बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है वो मिलता था ब्रिटिश कंपनी को, बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरा एग्रीकल्चरल एरिया था ये। और शुरुआत के अंदर जो रेवेन्यू के लिए जो लिया जाने लगा 1803 के अंदर जो है, यहाँ से जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपनी जो है सेना यहाँ रखी थी। इलाहाबाद जो है इनने 1857 के अंदर जब इंडियन म्यूटनी हुई थी, वहां जो मौलवी लियाकत जी थे, अली जो थे, उन्होंने भी इस क्षेत्र से जो है रिवोल्ट का जो है झंडा जो है वो फहराया था यहाँ से, जब देश की आजादी के लिए जब उन्होंने रिवोल्ट किया था। उसके बाद 1888 के अंदर जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो भी इसी शहर में हुआ था। और उसके बाद 20वीं शताब्दी के आने तक जो है इलाहाबाद जो है बेसिकली एक रिवोल्यूशनरी सेंटर जो है वो बन चुका था। इसके बाद हम देखते हैं इतिहास के अंदर आजादी के बाद जो है इलाहाबाद जो है वो जाने जाने लगा प्राइम मिनिस्टर्स के शहर के रूप में, क्योंकि 15 प्राइम मिनिस्टर्स में से जो सात प्राइम मिनिस्टर्स जो रहे हैं देश के, प्रधानमंत्री रहे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, उनका कनेक्शन जो है वो इलाहाबाद से रहा। जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, गुलजारी लाल नंदा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, ये सभी, और सभी सातों जो नेता जो थे वो या तो उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, या फिर वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो है स्टूडेंट्स रहे थे, और इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है उन्होंने अपनी इलेक्शंस जो है वो लड़े थे। हम देखते हैं अब इसके साथ साथ कि जो इलाहाबाद शहर जो है वो एक साहित्य के रूप में भी और कला का भी जो है एक धरोहर का केंद्र रहा है। ये दोनों चीजों का ही बहुत विकास हुआ है इस क्षेत्र के अंदर। जो कैपिटल जो थी बेसिकली इस प्रोविंस की, जिसको हम प्रयाग कहते थे, जो जिसका वर्णन वेदास में जो किया गया है और रामायण और महाभारत में भी किया गया है, इलाहाबाद जो है उसको हम लिटरली कैपिटल कहते हैं, उत्तर प्रदेश की साहित्य का केंद्र है ये, एक तरह से इसकी राजधानी है। और ये ईस्ट एशिया से जो है बहुत सारे विजिटर्स को जो है आकर्षित करता है, वहां से बहुत सारे विजिटर्स यहाँ पर आते हैं। तो जो चाइनीज ट्रेवलर जो रहे थे हमारे, ये फाइयान और जुआनजेंग, उन्होंने भी देखा कि ये जो शहर है ये बहुत ही फलता फूलता शहर था। 5वीं और 7वीं शताब्दी के अंदर उन्होंने इसका वर्णन किया है। बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट जो थे, जो कि एशियन देशों से आते हैं यहाँ पर इस शहर के अंदर, तो 2010 के अंदर इनकी संख्या लगभग 98,167 थी, और बाद में 2014 के अंदर ये और बढ़ गई और ये 1,07,141 हो गई। इसके अलावा भी जो ये क्षेत्र रहा है इलाहाबाद जो है, ये बहुत ही जो है ऐतिहासिक जो रूप से अगर हम कहते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। इलाहाबाद में अगर हम देखते हैं तो हिस्टोरिक, कल्चरल और रिलीजियस, ये सभी तरह का जो है आपको टूरिज्म जो है वो देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो यानी कि अगर हम बात करें ऐतिहासिक रूप से भी, ऐतिहासिक पर्यटन है, जो लोग सांस्कृतिक पर्यटन में इंटरेस्टेड रखते हैं, या धार्मिक पर्यटन, इस तीनों टाइप के ही टूरिज्म यहाँ पर हो है आपको। हिस्टोरिक की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल साइट्स में आता है एल्फर्ड पार्क है, विक्टोरिया एंड थॉर्नहिल मेन मेमोरियल है, मिंटो पार्क है, इलाहाबाद का फोर्ट है, अशोका पिलर है और खुसरो बाग। इसके अलावा जो रिलीजियस अट्रैक्शंस हैं तो वो उसमें आता है कुंभ मेला, त्रिवेणी संगम और सेंट कैथेड्रल जो है वो सिचुएटेड है। ये शहर जो है महाकुंभ मेला जो है यहाँ पर आयोजित करता है,
जो सबसे बड़ा धार्मिक एक तरह से जो है गैदरिंग होती है वर्ल्ड के अंदर, एक ऐसा इवेंट जहां सबसे ज्यादा जो है धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो एक साथ इकट्ठे होते हैं। और हर 12 साल के बाद में जो है अर्ध कुंभ मेला भी होता है। हर अर्ध कुंभ मेला जो है बेसिकली 6 साल के बाद में होता है, और जो पूर्ण कुंभ मेला है वो 12 साल के बाद में होता है। इसके अलावा कल्चरल अट्रैक्शंस भी हैं। इलाहाबाद में इलाहाबाद म्यूजियम है, जवाहरलाल प्लानिटोरियम है, यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद की, और इलाहाबाद का हाई कोर्ट है वो काफी बड़ा है। नॉर्थ सेंट्रल जोन का कल्चरल सेंटर भी है यहाँ पर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड प्रयाग संगीत समिति के अंदर आता है, जो है जहाँ ये एक बहुत ही जाना माना सेंटर है कला के लिए, डांस के लिए, म्यूजिक और लोकल फोक डांस के लिए, और म्यूजिक थिएटर इत्यादि के लिए। यहाँ पर जो है नए नए जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ से सीखते हैं इस शहर के अंदर। और इस शहर में जो है अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है प्रयाग का जो है वो भी जो है आयोजित किया जाता है शहर के अंदर। तो बच्चों जब आप लर्न करोगे तो ये पॉइंट्स अच्छे से लर्न कीजिएगा कि हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से भी, रिलीजियस के हिसाब से भी, और कल्चरल के हिसाब से भी, कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो अब हम देखते हैं कि प्रयागराज जो है वो बेसिकली जो है उसको प्राचीन जो साहित्य है, जो ग्रंथ जो है उसमें इसको जो वर्णन किया गया है वो तीर्थ राज के रूप में किया गया है। ठीक है, और ये माना जाता है कि ये सबसे पवित्र जो है तीर्थ स्थान है भारत का। तो कुंभ जो है जो कि 4 पवित्र स्थानों में आयोजित किया जाता है, और प्रयागराज उनमें से एक है। ये शहर जो है इसके अंदर जो है इसको प्रयागराज का जो है जो नाम दिया गया है बेसिकली, क्योंकि ये जो है एक बहुत अच्छा पिलग्रिमेज सेंटर है। और इस शहर ने जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है मॉडर्न इंडिया को बनाने में भी। जो हमने बात की मॉडर्न इंडिया के अंदर जो इंडिपेंडेंस से पहले भी जो युद्ध वो हुआ है, और इंडिपेंडेंस के बाद भी। और जो हिंदू माइथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंगली भगवान ब्रह्मा जो थे, जो क्रिएटर हैं, बनाने वाले जो हैं, उन्होंने एक एक ऐसा जो है जमीन जो का टुकड़ा जो है, एरिया जो है वो सिलेक्ट किया जहां पर कि परीक्षित जो है यज्ञ जो है वो किया जा सके। ये वही स्थान है, और जहां कर की तीनों जो पवित्र नदियां हैं वो आके उनका संगम हमें देखने को मिलता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो यहाँ पर एक तरह से भगवान का आशीर्वाद है इस जगह पर। इसका नाम प्रयागराज इसलिए रखा गया। प्रयागराज जो है वो मेन हेडक्वार्टर रहा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का भी, और जब शिफ्ट किया गया आगरा से तो ये मेन हेडक्वार्टर बन गया था। बहुत से इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हमारी क्या कहते हैं आजादी के उसमें जो किए गए, स्ट्रगल में जो किए गए, वो भी यहाँ पर हुए थे इलाहाबाद के अंदर। इसके अलावा जो कुंभ मेला है जिसका हम बात करते हैं, जो विशेष रूप से जिसके लिए ये जो है लोग इलाहाबाद जो जाते हैं उसके बारे में जो हम बात करें, तो कुंभ जो है बेसिकली उस शब्द का अर्थ है पिक्चर। ये जो मटका जो शेप होता है ना, छोटा जार या पॉट, इसको हम संस्कृत में कहते हैं। और ये वैदिक जो ग्रंथ है उसमें जो है इसका वर्णन किया गया है। तो बेसिकली हम बोलते हैं पानी को रखने के लिए जो है हम कुंभ का इस्तेमाल करते हैं। और जो आपकी धार्मिक जो गाथाएं हैं उनके अनुसार जो है बेसिकली क्या है, कुंभ जो है वो उसको दर्शाया गया है नेक्टर ऑफ इमॉर्टेलिटी। इसके लिए जो है जब इसके पीछे जो कथा जो कही जाती है वो ये है कि जब दुर्वासा ऋषि ने जो है बेसिकली देवताओं को श्राप दिया था, और उसके बाद जब देवता और जब राक्षसों के बीच में जो है वो जब युद्ध हुआ था, और उसके पीछे जो वो अमृत के लिए जब उन्होंने सागर मंथन किया था, उसको लेने के लिए जब उन्होंने मंथन किया था उन्होंने, तो उससे जो है उनको अमृत प्राप्त हुआ था। तो जब वो जो अमृत जो है जब भगवान विष्णु जी ने जो उसको कलेक्ट लिया था, और उसको जब वो लेके गए थे, अमृत को जब उन्होंने उठा के लेके गए थे, तो उसकी बूंदें जो है बेसिकली माना जाता है उस अमृत की बूंदें जो कि जो है 4 स्थानों पर गिरी थी। और वही ये 4 स्थान हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जहां पर हम ये कुंभ मेला के पवित्र स्थान बोलते हैं। तो और ये हैं आपके इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहा जाता है, जो कि गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर सिचुएटेड है। दूसरा है आपका हरिद्वार, जो गंगा नदी के किनारे पर है। नासिक है जो गोदावरी नदी के तट पर है, और उज्जैन है जो शिप्रा नदी के तट पर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
और ये जो कुंभ मेला जो है वो लगभग 12 साल के बाद में जो है वो मनाया जाता है। और इसके पीछे भी एक कथा है, कुंभ मेला के प्रति पीछे भी ये कहा जाता है बेसिकली कि जो बृहस्पति जो है, जो जुपिटर जो है, वो अपना जो है एक चक्र जो है वो 12 साल के अंदर पूरा करता है। तो उसके हिसाब से जो कंप्लीट करता है, और इसलिए जो है ये 12 साल के बाद में आकर जो है बनाया जाता है। तो कुंभ मेला को हम जो है क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो हम वो उसमें डिवाइड करते हैं। एक होता है पूर्ण कुंभ मेला, एक अर्ध कुंभ मेला, एक महाकुंभ मेला। ठीक है। तो पूर्ण कुंभ मेला जो होता है, जिसे कुंभ या पूर्ण फुल कुंभ मेला कहते हैं, ये 12 के बाद में, तो 12 साल के बाद, मतलब उस स्थान पर 12 साल के बाद में आएगा। जैसे कि अगर अभी हरिद्वार में हुआ है तो 12 साल के बाद में फिर उस स्थान पर आ जाएगा। ठीक है। अर्ध कुंभ मेला, उसके हाफ कुंभ बोलते हैं, ये लगभग जो है 6 साल के बाद में आता है। तो दो जो पूर्ण कुंभ मेला होते हैं, जो पूर्ण कुंभ मेला हमने बोले, उनके बाद में जो इलाहाबाद और हरिद्वार के बाद में आते हैं, उनके बीच में जो है उसके बीच में जो है आपका 6 इयर्स का आता है। एक होता है महाकुंभ, जो जैसे कि हमें पता है जो इस साल 2021 के अंदर ना जो महाकुंभ मेला जो लगा था हमारा, ये भी है एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, 12 पूर्ण कुंभ मेलास के बाद में आता है। यानी कि जो हमने कहा ना 12 साल के बाद में पूर्ण कुंभ होता है, अब 12 साल के बाद में जब पूर्ण कुंभ होता है ना, अब ऐसे जब 12 पूर्ण कुंभ हो गए पूरे, ऐसे जब 12 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, साल कितने हो जाएंगे आपके, 12 इंटू 12, 12 गुना 12, 144। तो जो महाकुंभ है वो 144 साल के बाद होता है। ठीक है। तो इसलिए जो है ये इस बार जो महाकुंभ मेला था, जो बेसिकली जो हुआ था और इलाहाबाद के अंदर, और इसीलिए इतने ज्यादा लोग एकत्रित हुए थे। कुंभ मेला जो है उसको माना जाता है कि संसार के अंदर सबसे बड़ी धार्मिक जो लोगों का इकट्ठा होना है धार्मिक पर्पस के लिए, वो कुंभ मेला के अंदर होता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि कुंभ मेला जो है ये हिंदुओं का ट्रेडिशनली मनाया जाता है, जहां पर नदियों का संगम होता है, उसको पवित्र स्थान माना जाता है। तो ये इसके पीछे वो है। और इस तरह से इतने बड़े एरिया के अंदर जो है पूरे लोग जो है हर जगहों से आते हैं और वहां पर रुकते हैं, स्नान करते हैं। नेक्स्ट है हमारा त्रिवेणी संगम, जहां आपको नदियों का अलग अलग पानी का कलर भी नजर आएगा। तो सरस्वती नदी तो एक्चुअली नजर नहीं आती हमें, पर गंगा और यमुना के दो अलग अलग हमें नजर आता है कि हाँ यहाँ ये मिल रही है, और पानी का रंग जो है जिस तरह से अलग नजर आता है, वो हमारा त्रिवेणी संगम है। इसके अलावा है यहाँ पर देखने के लिए है ऑल सेंट्स कैथेड्रल चर्च है। ये काफी विशाल कैथेड्रल चर्च है, जिसको डिजाइन सर विलियम इमर्सन ने 1870 में किया था। और जो यहाँ इसको जो है एक तरह से जो पूजा अर्चना शुरू की थी वो 1887 में की गई थी। ये सबसे सुंदर नमूना है एंग्लियन कैथेड्रल का जो है, और एशिया के अंदर जितने भी हैं। और ये व्हाइट स्टोन के ऊपर और साथ में रेड स्टोन की ड्रेसिंग जो है वो की गई है इसके ऊपर। कोई भी व्यक्ति जो इस कैथेड्रल में जाएगा वो जरूर ही इसकी सुंदरता जो है, इसका जो मार्बल का बना हुआ जो है स्थान जो है उससे जो है, और वहां का जो मोज़ेक का काम किया गया है उससे आकर्षित जरूर होता है। ये सेंट कैथेड्रल है। अगला है हमारा इलाहाबाद का जो फोर्ट है बेसिकली। तो हम कह सकते हैं 1583 के अंदर बेसिकली अकबर ने इस किले को बनाया था, जो उनके द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा किला है। गंगा और यमुना के संगम पर स्थित ये किला अपने खास आर्किटेक्चर के लिए जो है वो फेमस है बेसिकली। ठीक है। और इसका जो ये मेनली उसके डिजाइन के लिए, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, जिस तरह से लोग बनाया गया कि उसके लिए जाना जाता है। ये बहुत ही विशाल किला है, जिसके अंदर जो है काफी बड़ी बड़ी गैलरीज बनी हुई हैं और ऊंचे ऊंचे टॉवर्स बने हुए हैं। इस समय जो ये फोर्ट जो है वो इंडियन आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ एरिया जो है वो विजिटर्स के लिए ओपन है। काफी विशाल जो बाहर की दीवार है वो अभी तक इंटेक्ट है, वैसी की वैसी बनी हुई है। और वाटर के जब पानी का लेवल बढ़ता है तो पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। विजिटर्स जो है वो अलाउड है, वो आके यहाँ के जो अशोकन पिलर है या सरस्वती कूप जो है, कुआं जो है, उसे देख सकते हैं। क्योंकि माना जाता है जो सरस्वती कूप है वो सोर्स है बेसिकली सरस्वती रिवर का जो है। और यहाँ जोधाबाई पैलेस भी है। पतालपुरी जो मंदिर जो है वो भी यहाँ पर है। और जो है यहाँ पर अक्षय वट जो है
एक जो बनियन का जो ट्री है वो भी यहाँ पर है, हमें देखने को मिलता है बेसिकली। अब हम बात करते हैं अशोका पिलर की। तो अशोका पिलर जो है वो इलाहाबाद फोर्ट के अंदर सिचुएटेड है, जो कि 16वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया था। ये काफी विशाल अशोका पिलर है जो कि मौर्य साम्राज्य के समय का है। और ये जो पिलर है, ये जो स्तंभ जो है, ये पॉलिश सैंडस्टोन का बना हुआ है, लगभग 10.6 मीटर्स ऊंचा है। और हम मानते हैं कि ये 3री शताब्दी बीसी का बना हुआ है। ये स्तंभ के अंदर जो है बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जो हैं लिखे गए हैं, हमें नजर आते हैं, जो कि अशोका के समय के, समुद्रगुप्त के समय के और जहांगीर के समय की जो लिखावटें हैं नजर आती हैं। ये माना जाता है कि ये पिलर जो है शुरुआत में जो है कौसंबी में रकस को स्थापित किया गया था और बाद में उसको इलाहाबाद जो है वो लाया गया। इसी तरह से है मायो मेमोरियल हॉल है यहाँ पर, और जिसने जो है काफी प्राचीन समय से यहाँ पर बना हुआ है। ये जो है थॉर्न हिल के नजदीक है, मायो मेमोरियल हॉल है ये। इसमें काफी बड़ा हॉल है और लगभग 180 फीट हाई टॉवर है ये। और इसका अंदर का हिस्सा जो है मेमोरियल हॉल का जो है वो, उसकी सजावट और डिजाइनिंग जो है वो प्रोफेसर गैम्बल जो थे साउथ किंगस्टन म्यूजियम के जो है उनके द्वारा की गई है। इसको कंप्लीट किया गया था 1879 के अंदर। ये हॉल जो बनाया गया था बेसिकली पब्लिक मीटिंग्स के लिए बनाया गया था, बहुत सारे लोग इकट्ठे जो मीटिंग्स के लिए बनाया था, या बॉल्स डांसेस होते थे या रिसेप्शंस होते थे, या किसी जैसे कि जो वायसराय थे जब उनको मार दिया गया था तो उसके लिए जब प्रार्थना सभा हुई थी, उनको यादगार के लिए जो है किया गया था, उसके लिए हुआ था मायो मेमोरियल हॉल। अगला है आपका पतालपुरी मंदिर। पतालपुरी मंदिर जब हम जाते हैं, ये एक पवित्र मंदिर है और इसके अंदर जो है भूतल के अंदर, अंडरग्राउंड में जो है मंदिर के अंदर जो है ये बना हुआ है हिस्सा, ये किले के अंदर बना हुआ है, जहां पर एक अक्षय वट भी है जिसको इमॉर्टल ट्री कहा जाता है। इमॉर्टल क्या होता है? जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। और माना जाता है कि ये जब भगवान राम भी जब आए थे तब ये वक्त जो है था यहाँ पर। ये मंदिर जो है मशहूर चाइनीज जो ट्रेवलर्स और राइटर रहे ह्यूंग जो है, जब वो इस स्थान पर आए तब भी उन्होंने इसको मंदिर को देखा था। नेक्स्ट है हमारा कौसंबी। तो ये कौसंबी जो है स्थान जो है ये ट्रेडिशनली एसोसिएटेड है महाभारत से, और ये शहर जो है एक बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर भी रहा। भगवान बुद्ध ने जो है, माना जाता है कि जब कौसंबी वो आए थे, वो 2 बार आए थे और उन्होंने जो है अपने जो है एक तरह से जो पाठ जो है वो जो प्रीचिंग्स जो है जो वो उन्होंने उपदेश यहाँ पर दिए थे। जो अवशेष है इस प्राचीन किले के जो है उन्होंने जो है आप देख सकते हो हमें नजर आते हैं, बहुत सारी खुदाइयां जो हुई हैं उससे भी हमें पता चलता है कि जो अशोकन पिलर की जब खुदाई हुई उससे भी हमें इसके बारे में जानकारी मिली। और जो पुराना किला है यहाँ पर एक बड़ी मोनेस्ट्री बनी हुई है, और इसके अलावा बहुत सारे स्कल्पचर्स और फिगर्स जो हैं बने हुए हैं। कास्ट का आयरन की जो है सिक्के और टेराकोटा के बने हुए ऑब्जेक्ट्स भी हमें यहाँ पर मिलते हैं, जो यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक है बड़े हनुमान जी का मंदिर, और इस मंदिर की जो है खास बात यह है कि ये बहुत ही मशहूर है। दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी की जो है लेटी हुई मूर्ति है। बेसिकली यहाँ पर कहा जाता है कि संगम पर आने वाले लोगों की यात्रा इस मंदिर में दर्शन के बिना अधूरी है, और नदी में बाढ़ के दौरान मंदिर पूरी तरह से डूब जाता है। पुराणों के अनुसार उस वक्त गंगा जी जो है हनुमान जी को स्नान कराने आती है। एक तरह से लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम संगम स्नान करने आए थे, तभी उनके प्रिय भक्त हनुमान शारीरिक कष्ट से पीड़ित होकर गिर पड़े। तब माता जानकी ने अपने सिंदूर से उन्हें नया जीवन दिया और हमेशा आरोग्य और चिरायु रहने का आशीर्वाद भी दिया था। तभी से यहाँ मंदिर में हनुमान जी का सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है, ऐसा माना जाता है। जो मंदिर का निर्माण है वो 1787 में हुआ था, और मंदिर के अंदर जो है 20 फुट हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति है। इस मूर्ति के पास ही श्री राम और लक्ष्मण जी की भी मूर्तियां हैं। इलाहाबाद के बीचों बीच बना ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए रात भर खुला रहता है। मंदिर में आए भक्तों की हर एक मनोकामना पूर्ण करने के लिए हनुमान जी लेटे हुए जो है हनुमान जी को बड़े हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इस मंदिर की जो है वो खास बात है।
इसके बाद में आता है हमारा आनंद भवन। आनंद भवन जो है इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भवन अपने अंदर इतिहास को समेटे हुए है। कभी नेहरू परिवार के पैतृक निवास रहा था ये भवन। आज जो है ये एक संग्रहालय बना हुआ है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में इतिहास प्रेमी जानकारियां जुटाने के लिए आते हैं। भवन में आज भी गांधी और नेहरू परिवार की अनेक वस्तुओं की पुरानी निशानियों के रूप में जो है वो रखा गया है। आनंद भवन जो है हमारा। अगला है हमारा खुसरो बाग। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा इसके जो इलाहाबाद के अंदर खुसरो बाग जो है, जहाँ पर घूम सकते हैं। इस बड़े से बगीचे में खुसरो सम्राट जहांगीर और शाह बेगम के बेटे 3 लोगों के मकबरे बने हुए हैं। इलाहाबाद जंक्शन के नजदीक यह जगह भी इतिहास के प्रेमियों को जो है काफी अच्छी लगती है बेसिकली। अब आता है हमारा इलाहाबाद प्लेनेटोरियम। इलाहाबाद में बना जवाहरलाल तारामंडल जो है वो काफी मशहूर है। इसे बनाने का उद्देश्य लोगों को वैज्ञानिक खगोलीय यात्रा कराना है। तारामंडल खुलने का समय सुबह 11 बजे से 4 बजे तक होता है, और यहाँ पर भी जो टूरिस्ट हैं उनकी भीड़ जो है वो लगी रहती है। तो और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि इस इलाहाबाद पहुंचा कैसे जाया जा सकता है, तो हवाई मार्ग द्वारा जो है हम यहाँ जा सकते हैं। यहाँ से रोजाना फ्लाइट जो है वो अवेलेबल है। इसके लिए जो है हमें लखनऊ और वाराणसी के लिए भी फ्लाइट लेकर यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो दिल्ली से इलाहाबाद के लिए रोजाना फ्लाइट्स होती हैं। सड़क से भी हम जा सकते हैं जो है, और रेल मार्ग से भी जो है हम जा सकते हैं। ये सारी जो है अवेलेबिलिटी है। तो आई होप अब आपको इलाहाबाद की काफी अच्छी जानकारी जो है वो हो गई होगी कि वो किस तरह से क्यों फेमस है, किस टाइप का टूरिज्म यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है बेसिकली। ये जो है वो हमें क्लियर हो गया है। तो हैप्पी लर्निंग एंड